ये गांव बहुत ऐतिहासिक है और अगर मैं ये कहूं कि पूरे हरियाणा के सब हलकों में अगर सबसे बढ़िया कोई मजबूत हलका है तो फतेहाबाद है। ये समय की बात है कि कौन एमएलए बन जाए नहीं बन जाए वो तो एक अलग बात है। मतलब ऐसे हलके में कोई एक बार बन गया दोबारा उसे कोई जान ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे एमएलए बन गए। मुझे याद है कि 1962 में जो देवीलाल यहां से चुनाव लड़े थे, गोदारा साहब सामने थे। नई पीढ़ी को तो इस बात की जानकारी नहीं। और प्रताप सिंह कैरों आया था, चीफ मिनिस्टर होता था। बट्टू में कैरों जलसा करके गया था कि देवीलाल काला सांप है, निकल के आया, इसे बाहर निकालो, दांत में निकाल दूंगा। और फिर चोर साहब ने जलसा करा था। बट्टू में लोग ऊंटों पे आए थे। मेरे ख्याल में तब उस जमाने में ऊंटों पे आज तो हो जाए 50,000 की भीड़ थी। ऐसी कभी जलसा बट्टू में आज तक नहीं। और चोर साहब ने कहा कि भाई तुम दूध पिलाओ, डंक में सराली में जाके कैरों को मारूंगा। और इस हल्के से जो देवीलाल जब पहली बार बन के गए 1962 में, तो पंजाब विधानसभा थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तीनों इकट्ठी स्टेट थी। और जो देवीलाल मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता थे, कांग्रेस छोड़ के आए थे। 59 में कैरों मुख्यमंत्री था। जो देवीलाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे पूरे पंजाब के, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के। कांग्रेस छोड़ के बाहर आए और 26 एमएलए बने। मास्टर तारा सिंह बहुत बड़े आदमी होते थे अकाली दल के। कांग्रेस के सामने अकाली दल था, ये तो जनता दल, लोक दल जब तो था ही नहीं ज्वाइंट पंजाब में। और उस वक्त जो देवीलाल ने एक उन्नति क्रियाशील दल बनाया था, जगन्नाथ ऊनामल हार गया, कैप्टन रणजीत सिंह हारे और आपका जो सूरजमल हारे। जो देवीलाल के 26 एमएलए बने। बादल साहब तो हाउस के मेंबर नहीं थे ज्वाइंट पंजाब में। जो देवीलाल मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता थे, 26 एमएलए थे। जो देवीलाल का ये कर था 1900, तब तो मैं छोटा था। 1970 का चुनाव हुआ तो मैं यहाँ था। ओम प्रकाश जी भट्टू होते थे, मैं अग्रवाल दफ्तर में होता था। और 70 में जो साहब यहां से मुख्यमंत्री बन के गए, पृथ्वी कामरेड सामने लड़ा था, याद होगा, बुजुर्ग सारों को याद है। और जो देवीलाल मुख्यमंत्री बने इस हल्के से, लीडर ऑफ दी अपोजिशन बने इस हल्के से, मुख्यमंत्री बने, ये भट्टू हल्का होता था जो देवीलाल का। भाई संपद तो किसी को बना दें। जो देवीलाल फूले हरपुर बोडे वालों को बना दिया, पता नहीं कि जगन्नाथ को बना दिया, तो भाई संपद भी बन गया कई बार। 1977 से 82 तक मैं ही देखता था इस हल्के को। याद है ना जी, पुराना। हर मंगलवार आया कर तो मैं ही काम करती हूँ हल्का का काम। जो देवीलाल मुख्यमंत्री है मैं ही देखता हूँ। तो भाई ये हल्का तो वो हल्का था। अब जो देवीलाल का नई पीढ़ी को पता नहीं, बुजुर्ग बाद में पूछ लेना ये बात। जो देवीलाल की वो पोजीशन थी कि दो तो प्रधानमंत्री बनाए, नेहरू खानदान तो बना देता, कोई और प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री को देवीलाल ने बनाया। कह के बनाया कि मैं वीपी सिंह को अगला प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और चंद्रशेखर को बनाया मुख्यमंत्री। तो भाई ओम प्रकाश जी को बना दिए, बनारसी दास गुप्ता को बना दिए, हुकम सिंह को बना दिए, मुलायम सिंह लालू को बनाए। चौटाला गांव में बैठ के तय होता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक कह रहा हूं ना जी, सारे लोग बैठे हो। ये वक्त था। और भाई उस वक्त से अब कहां पहुंच गए वो, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। देखो, एक महम कांड ने सारा इतिहास बदल दिया। नए बच्चे नहीं जानते, पूछ लेना। ये सारे जितने जो 60 साल से ऊपर का आदमी है उससे पूछ लेना कि रणजीत सिंह की जिम्मेदारी हो तो मैं सारी गलती मान लूं। परिवार में झगड़ा तो था, आज भी है, तब भी है। मेरे ओम प्रकाश जी में थोड़ा आपस में था कि कौन मुख्यमंत्री बने, रणजीत सिंह बने कि ओम प्रकाश बने। वो बड़े थे, हो गया फैसला, परिवार का फैसला था। एक बीच में ना बोलिए। और जो देवीलाल कोई दूसरा आदमी आज तक देश में नहीं कि रोहतक से भी एमपी बन गए और सीकर से भी एमपी बन गए। बलराम जाखड़ को रहा था, क्या कह रहा था कि मैं आ रहा हूं तो बलराम खान जहां जाएगा वहीं लड़ूंगा। और दोनों जगह जो देवीलाल जीत गए, फिर सीकर से रिजाइन कर दिया था।
तो चौधरी देवीलाल जो ऐसी पोजीशन में थे कि जा बढ़ाते, जब वो दिल्ली चले गए, अब मैं उस बात पे आ रहा हूं, तो भाई उसके बाद जब चौधरी देवीलाल नए बच्चों को पता नहीं प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल इलेक्ट हो गए थे, फैसला हो गया था पार्लियामेंट की पार्टी का। चौधरी देवीलाल ने खड़े होकर कहा कि नहीं, मेरी जबान दी हुई है लोगों में, मैं ताऊ का रोल करूंगा, मैं पगड़ी जो है प्रधानमंत्री की वीपी सिंह के सिर पे रखूंगा। आई बात के नदी बुजुर्ग बैठे थे, आई बात ही नहीं, और वीपी सिंह को बढ़ा दिया। मतलब प्रधानमंत्री खुद बन जाते, वीपी सिंह को बढ़ा दिया, चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री, मुलायम सिंह लालू कुछ नहीं थे, जो देवलाल ने बढ़ा दिया। आज भी उस परिवार के मुलायम सिंह के घर के 37 MP हैं, और भाई तो देवलाल के घर का एक MP भी नहीं हो। थोड़ा गौर करना। मैं लड़ रहा था ना हिसार से अभी 1-1.5 साल पहले, और भाई बीजेपी की टिकट से लड़ रहा था। थोड़ा मैं इस बात पे एक बार चर्चा कर दूं। बीजेपी बड़ी बात है, कई फिर कह देते हैं, खुल के बात कर रहा हूं। भाई बीजेपी में मैं तो इंडिपेंडेंट जीत के गया, कांग्रेस ने टिकट काट दी, मैं बाहर जाके इंडिपेंडेंट रानिया से लड़ा और 23,000 से जीत गया। कांग्रेस की जमानत जब्त, बीजेपी की जमानत जब्त, इनेलो की जब्त, जेजेपी की जब्त, अकेला 23,000 से जीत के गया। भाई जिस कांग्रेस ने टिकट काट दी हो, उस कांग्रेस के दरवाजे पे जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं, ये बात जस्ती है क्या? मैं बोले भाई नहीं, मैंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। चलो एक वक्त आप खिलाफ थे, मान ली इस बात को, पर मेरे लिए भी तो सोचना था ना। अगर मैं बीजेपी में नहीं जाता तो कांडा जाता, कांडा नहीं जाता तो सोमवीर सांगवान जाता, और भाई जेजेपी वाले भी गए। सरकार तो जिसपे 40 थे उनकी बननी थी। अब मैं उस बीजेपी की सरकार का चर्चा कर दूं। भाई उसमें हम दुष्यंत डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, और रणजीत सिंह बिजली जेल मंत्री था, जेपी दलाल भी था, और भाई उस सरकार में देवेंद्र सिंह बबली भी था, और कमलेश डांडा थे। थारा आना जाना तो था ना, दफ्तर तो थे, जाके कह सकते थे। और मैं भी ग्रीवेंसेस कमेटी का फतेहाबाद इंचार्ज था, मैं भी आके धमका देता था अफसरों को। थारा राज में तो हिस्सा था, अब कहाँ हो तुम, माफ करना, हो गया कहीं सारा गया ना, कुछ ही कहने अपना मन करते रहो। तो मेरा कहने का मतलब कि सारा कुछ जो देवलाल का जो इतना, जो उनका कद बना था, उसका डाउनफॉल क्या कारण था? हम इतिहास पढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य के उत्थान के पतन के क्या कारण थे, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान और पतन के कारण क्या थे। तो भाई उत्थान पतन तो हर परिवार का है। अब मुझे ये बताओ भाई, MLA जो बुजुर्ग बैठे हैं, बता दियो अभी 2-4 कोई मेरी बात करो तो कहते ना झूठ बोल रहा है। मेजोरिटी MLA मेरे साथ थे, 50 से ज्यादा MLA मेरे साथ थे, ओम प्रकाश जी के साथ 15 MLA थे। घर का फैसला था कि बढ़िया बना दो, बना दिए, मैंने मान दिया, मैं उनकी कैबिनेट में आ गया। अब सच्चे बताइए भाई, कांड तो सारो महम हो ना, महम कांड में गोलियां चली भी सारो नाश हो गयो। और बीमा जब महम कांड की गोली चली, अब मैं अगली बात भी कहूंगा, जरा सच कहूंगा, सुन लियो। जब महम कांड में गोली चल गई, मैं नए बच्चों को पता नहीं, पुराने वाले बता देना मेरी बात में शक, और कहीं अब भी मैं गलत कहूं तो कोई आदमी खड़ा हो कहते रणजीत सिंह झूठ बोल रहा है। महम कांड में जब गोलियां चली तो अरुण नेहरू, वारिस मोहम्मद, अजीत सिंह भारत सरकार के मंत्री इस्तीफा दे गए। वीपी सिंह ने जो देवलाल को बुला के ये कहा कि मौलिकता नैतिकता ये मांग करती है कि ओम प्रकाश जी इस्तीफा दे दे, 8 आदमी गोलियों में मर गया, अगर नहीं दिया तो मैं राष्ट्रपति बन जाके इस्तीफा दे दूंगा। और उस बाद ओम प्रकाश जी को इस्तीफा देना पड़ा। आई बात ही नहीं। जब ये हुआ तो भाई रणजीत सिंह का तो कोई कसूर नहीं। और फिर इलेक्शन आए, जो देवीलाल रोहतक से तो जीते 2 लाख से, सीकर से जीते 1 लाख से, और जब अगला ये इलेक्शन आया 89 के बाद 91 का, 1.5 साल बाद ही, जिस जो देवीलाल को हरियाणा में 90 में से 85 सीट दी, और जिस जो देवीलाल को सारे हिंदुस्तान में, जब दिल्ली रैली के लिए आप गए थे, विजय रैली थी, बोर्ड क्लब पे ट्रकों में बैठ के गए थे लोग, ट्रैक्टरों से गए थे। और उस रैली में जब इतनी बड़ी भीड़ में जो देवलाल बोले, तो अगले दिन NT रामाराव के और करुणानिधि के फोन आ गए, हेगड़े के फोन आ गए
कि देवीलाल जी हम भी कांग्रेस के खिलाफ, हमें क्यों नहीं इस मंच पे बुलाते, क्यों देवीलाल पूरे हिंदुस्तान के नेता बन गए थे। और भाई उसके बाद जब महम का इलेक्शन हो गया, ये बाई इलेक्शन से, उससे सारा इतिहास पलट गया। उसके बाद अब चौ देवीलाल लोकसभा लड़े तो हुड्डा से चौ देवीलाल आ गए, 3 बार आ गए। और गिराए से छतरपाल के सामने चौ देवीलाल असेंबली का इलेक्शन आ गए। बताओ जचने की बात थी क्या? गलत कह रहा हूं क्या? बता दो। अरे भाई अब अगली बात बता रहा हूं। जिस दिन चौ देवीलाल गिराए और रोहतक दोनों हार गए, तुमने रात को रोटी नहीं खाई थी। कह लगे भाई ताऊ का नाश कर दिया। और फिर ये कहा आपने कि अगर रणजीत सिंह होता तो बोले ये नहीं होना था, सारा नाश हुआ। आई बात एक गलत क्यों जी? तो भाई मेरा तो कसूर नहीं। अब भी मैंने कहा था, हमारे बड़े भाई जो ओम प्रकाश जी का जब वो नहीं रही दुनिया में, लोग आ रहे थे, बहुत भीड़ हो रही थी, मैं लोगों की भावना समझ रहा था। मैंने उस बात को चर्चा शुरू करा, सारे हरियाणा में चर्चा था कि भाई परिवार इकट्ठा हो जाए। सबसे पहले मैंने शुरू करा भाई इकट्ठे हो जाओ, लोगों की भावना है। किसने क्या कहा वो आपने सब सुन लिया, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। सुन लिया ना जी साहब? तो भाई मन तो जठा फेंके होगा, बैठा फेंक क्या हूं। पर अब जरा थोड़ा सा सोचोगे ये सारा कैसे हो गया। रणजीत सिंह कहीं जिम्मेदार नहीं। मैंने जब भाई मैं मंत्री बना 5 साल रहा, आप देख रहे ना बिजली दिन में ही आती थी कि नहीं आती थी? आते थे ना जी। बिजली में फर्क तो है ना जदरब में। और चौ देवीलाल के काम का नए बच्चों को पता नहीं, 10 मिनट लूंगा। मैं चौ साहब के साथ गया, अमेरिका गए। अमेरिका गए तो चौ साहब का कोई ऑपरेशन हो रहा था, मैं भी साथ गया था। भाई एक बार फोन ना करो यार। तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वहां हर कोई तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाते हैं, जितने एनआरआई कहते हैं, जो विदेशों में हमारे आदमी गए उन्हें एनआरआई कहते हैं। कुछ हरेक को, चाहे वो कभी जो बंसीलाल गए हो, चाहे चौ देवीलाल गए हो, चाहे वो भजनलाल जी गए हो, जो भी गया हो उसको बुलाते हैं, इज्जत के लिए बुलाते हैं कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री आया है। चौ देवीलाल को बुलाए, रात को एक खाना था, मैं पेंशन का चर्चा करूंगा। उस खाने में कोई 500-600 आदमी थे। तो एक सरदार थे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। वो कहने लगे कि देवीलाल जी मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। कहने लगा हाँ जज साहब बोलो। बोले जी मैं, उसने अपना परिचय दिया कि मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हूँ, यहाँ मेरी बेटी है, मैं नातियों से मिलने आया हूँ और पिछले 1 महीने से यहाँ हूँ, 1 महीने और रुकूंगा। बोले जी खाना बहुत बढ़िया लोगों का, यहाँ लोग दौड़ते हैं, काम करते हैं, किसी को 1 सेकंड फुर्सत नहीं, कोई ताश नहीं खेलते, कोई हुक्के पे नहीं बैठे। और बोले जी हर बात में, मतलब बढ़ने में, सफाई में, हर मामले में अमेरिका और हमारा कोई मुकाबला नहीं। तो कहने लगा जी मैं बच्चों के साथ, एक हम चिड़ियाघर कहते हैं जहाँ ये रखे होते हैं, शेर होता है, बंदर होते हैं, हाथी होता है, देखने चले जाते हैं बच्चों के साथ। तो बोले मुझे चिड़ियाघर में घुमाने ले गए। जब टिकट लेने लगे, वहां डॉलर कहते हैं, आजकल ट्रंप का डॉलर का ही झगड़ा चल रहा है ना सारा। तो जब टिकट लेने लगे तो वहां अब उसके दामाद की, बेटी की और बच्चों की $5 $5 का मतलब आज के दिन 500 रुपए, 100 रुपए का $1 है, 500 रुपए की टिकट। जब जज साहब का नंबर आया तो वो कहने लगे जी 100 रुपए। तो कहने लगा, मैंने उन्हें पूछ लिया भाई मैं तो हिंदुस्तान से आया हूँ, अमेरिका का नहीं हो ना, एनआरआई हो, और बच्चों के 500 मेरे से 100 क्यों, ये फर्क क्यों है? तो कहने लगे कि अंग्रेजी में कहा, मैं फिर तर्जुमा बताऊंगा जी, कि यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि आप बुजुर्ग हैं, अब आप 70 साल से ऊपर है, पता नहीं आपका ऊपर जाने का टाइम है, कितने दिन और नहीं है, तो भाई इन्हें सारे मजे लेने दो जो बूढ़े आदमी हैं। तो बोले इस करके हमने ये करा है। वापस हम चले हवाई जहाज में बैठ के, जो सामने ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बुला के कहने लगे ओझा साहब ये बताओ, हम इतने पैसा तो नहीं अमेरिका जितना, पर हम अगर 100 रुपए बूढ़े आदमी की पेंशन पे कितना खर्च आएगा? तब 12 लाख रुपए आता था। पहली कैबिनेट मीटिंग में 100 रुपए बना दिया, वो पेंशन की सुन रहे हो। आजकल क्या हो रहा है? ये जो देवीलाल ने चलाई थी, आज पूरे हिंदुस्तान का मॉडल बन गया। और भाई ये ट्रैक्टर को गड्ढा बनाया था,
और ये जो दरबार ओपन दरबार लगता है ये चौधरीलाल ने शुरू करा था, ये 1970 में शुरू हुआ था। अब मैं 2 मिनट और बात कर दूं कि कई देर हो गई। अब मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं कि भाई आगे क्या होगा नहीं होगा। मैंने भी एक रैली करनी थी, उसका भी चर्चा हो जाता है, तो सारी बात खुल के करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करता। रैली तो 2 होगी ना, चर्चा है कि भूल के 3 महीने में। रैली तो मैं कल कर दूंगा, कोई नहीं, जमींदार फारिग है, पर साल 3 साढ़े 3 पड़े हैं। रैली का मतलब कुछ लेना है ना, रैली में ताकत दिखानी है। और ये भी कह के जा रहा हूं सारे दम पे, जो भीड़ मुझे बता रही है, जिस दिन रैली करूंगा रणजीत सिंह की रैली, कहने को लोग कह देते हैं, पर अगर 70,000 से ऊपर हो, 50,000 से ऊपर हो, तो उसका अंदाजा नहीं होता कितनी कह दो, उसको 2 लाख कह दो, 3 लाख कह दो। ऐसी रैली करूंगा कि ऐसी रैली नहीं हुई, हिसार में ही करूंगा, ये भी आपसे बताऊंगा। तो जिस दिन करूंगा उस दिन आपसे आऊंगा, पर उससे जिस दिन करेंगे तो भाई सौदा करेंगे ना, ताकत दिखाएंगे, ताकत दिखा के लेना। जो देवलाल दिल्ली में रैली करते थे तो सारे हिंदुस्तान की चौधर लेते थे। तो भाई रैली करेंगे उस दिन, फिर जबरदस्त करूंगा, और उस दिन कुछ आपका हमारी इज्जत बने, कुछ हमारी हैसियत बने, कुछ हमारा हिस्सा बने, तब करूंगा। नंबर 2, थोड़ा सा मैं आपसे बताऊं कि मेरा वक्त जब बिजली का आया, आपको याद है ना, डार्क जोन खत्म कर दिया था। एक दिन मैं मुख्यमंत्री जी कहने लगा जी, लोगों ने रतिया साइड में, फतेहाबाद के साइड में भी, हमारे रानिया में भी, जहां, और कुरुक्षेत्र करनाल, ये तो सारा अम्बाड़े का इलाका ही ऐसा है, जहां लोग 2-2 मोटर लगा रहे हैं, चोरी से पानी उठाते हैं ट्यूबवेल का। मैं कहने लगा जी, या तो पर्चे दर्ज करो, पर्चे दर्ज जमींदारों पे कर नहीं सकते, तो फिर ये कहते हैं जी हमसे लोड बढ़वा लो, पैसे ले लो, इन्हें बढ़ाने दो। डार्क जोन का एक है ये डार्क जोन, फिर सीएम के समझ में आ गया अगले पैसे देने को, तो फिर इसके बाद डार्क जोन तो हमारी सरकार में टूटा था, आपको थोड़ा सा याद होगा। और अब मैं थोड़ा सा, नए पढ़े लिखे लड़के खड़े हैं, मैं समझता हूँ जवान पीढ़ी में, उधर भी वर्कर्स मीटिंग करी, आजकल तो सब बहुत डबल MA हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे कह रहा हूं कि खेती मामला ज्यादा बढ़िया नहीं है। कोई खेती में समझे कि खेती में कमा लेंगे, वो पहले जमाना था जब हम छोटे थे। तो कई बार मेरा ननियाल राम सराय जी, हम नानों को कहते सुनते थे, बोले भाई के पढ़ के नौकरी करनी है, बोले छोरा मजा करो। अब समझते हैं जमीनें कुछ नहीं। मैं आपसे ये बता रहा हूं, पूरी दुनिया का एक सर्वे है, अमेरिका चले जाओ इस तरफ है, इधर जापान आखिरी मुल्क है, इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, सब नक्शा देख लो सामने, तो अब दुनिया पीछे आ जाती है। खेती करने वाले आदमी कहीं भी 2% से लेके 8% से ऊपर किसी देश में नहीं है। केवल हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, यहाँ 60% 65% लोग खेती करते हैं, कोई खेती नहीं करता। खेती में आमदनी नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपके यहाँ 5 किलो जमीन आम है कि ढांड में 4 किलो 5 किलो का मालिक तो है ना जी, बहुत घर है। अरे चुटाले में अगर मेरे पर, क्योंकि बावनी है, अगर मैं देखा ना 50 किलो का मालिक आज भी चुटाले में 100 बड़ा जमींदार है, जिसका आज भी 50-50 किला है। 5 किला 3 किला, आज थारे गांव में 3 किला जमीन छोटी लेवल पर आ जावा। 3 किला जमीन आज 30-35 लाख कम किलो को नहीं लीजिए, 1 करोड़ की है। 1 करोड़ आदमी की हालत है, वागडे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़ आदमी की हालत है कि बिना बच्चों स्कूल का मैं पढ़ कौन सका है, बिना नाम कट जाए फीस होनी हुआ है। ये हालत है कि बिना अगर 9वीं और 10वीं में जाना पड़ा तो नई किताब कौन दे, वो पुरानी किताब देखो पहला पढ़ के बिल्कुल का यार 25% में दे दे, बिल्कुल पुरानी किताब दिया है। और भाई कोई घरे मेहमान आ जाए या कोई अस्पताल में बीमार होकर जाना पड़ जाए तो 2.5 रुपया 3 रुपया सैकड़ों गाँव में ब्याज पर रिपियो लिया। और सच्ची बात है ना जी, 1 करोड़ वाले की हालत है। और थे करके सर्वे करके देखते मेरे सर्वे के रेट में फतेहाबाद उठ जाओ, भट्टू उठ जाओ, जबकि रेडी लाग रही है, जगह पर सब्जी है, जगह पर फ्रूट है, या जगह पर दही बल्ला है। रेडी की कीमत को ऊपर सामान 2 लाख से ज्यादा कोई, और वो 5,000 रोज कमावे, मतलब महीने का 1.5 लाख, साल का 18 लाख। जगह की 2 लाख की मतलब घरे एंटीना लाग रहे, टीवी लाग रहे हैं।
बच्चों रिक्शा बैठ के टाई लगा के पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाए। मतलब देखो कि 2 लाख की पोजिशन है, बहुत करे देखो खेती वालों 1 करोड़ आदमी की हालत है कि घरे पैर में जूता को नहीं बचाएंगा हालत है। तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि खेती में की कोई बाहर जितना निकल जाओ काम से निकल जाओ, देखो बाहर निकल के वो आगे गया। हमारे चौटाला में 2 परिवार जो छोकन का परिवार के ना 12,000 बीघा जमीन है। वे 3 दादा के औलाद जो सुग्राम में एक ही डेरी 5,000 बीघा की जमीन है। मैं 2 घर का मेरे क्या मैं बाहर आ गया तो कहा कहना भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां सारा मजा करने लग रहा है। रुपये का भी था बे मारुति भी चढ़ा फिर खेती में की कौन। तो एक तो थोड़ा सा वो है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ट्राई करें। मैं आधा मिनट उठूंगा। IAS और IPS के लिए जो तैयारी करते हैं ना, उसमें मैं पढ़े लिखे बच्चों को बता रहा हूँ 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और 12 लाख में जो सिलेक्शन होती है फाइनली इंटरव्यू होने के बाद वो 900 और 1000 बच्चे होते हैं। इसमें प्रॉपर IAS में 120 115 आते हैं, फिर IPS में आते हैं जो पुलिस में SP लगते हैं, फिर अलाइड सर्विसेज में आ जाते हैं जो रेवेन्यू में आ गए, वो रेलवेज में आ गए, इनकम टैक्स में आ गए। और वो जो IAS 115-20 आते हैं वो DC बनते हैं, वो देश चलाते हैं। किसी भी चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उसका जो अफसर जो चलाता है वो IAS होता है, वही चलाता है सारी सरकार, और जिले को DC चलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मैं कल फेसबुक पे डाला, एक लड़की हमारे पलवल की है, डागर परिवार की है, और उस लड़की ने इसरो में पूरे हिंदुस्तान पे 1 नंबर आई है। मंडकोला गांव है पलवल की। तो भाई बच्चे पढ़े लिखे तो पढ़ने पे जोर लगाओ, सारा कुछ इसी में है। बहुत बढ़िया लगा पूरा गांव का कट देके, मेरा भी मन हुआ कि 10 मिनट और फालतू लगाऊं, पर मैंने थोड़ा सा आपको परिचय दिया। नए बच्चों को पता लग जाएगा कि देवलाल क्या थे, भट्टू हल्के की हैसियत क्या थी। अब भाई नए हल्के बनेंगे, उसमें देखो चर्चा है कि पार्लियामेंट की सीट तो बढ़ेगी, ये तो पक्का है बढ़ेगी। अगर 3 बढ़ती है तो 27 हल्के बढ़ेंगे, मतलब 9 असेंबली हल्कों पे 1 पार्लियामेंट्री हल्का है। और अगर 4 बढ़ गई तो फिर 36 बढ़ेंगे, मतलब 90 का हाउस है, या तो 127 होगा या 136 का होगा। अंदाजा है मोटा मोटा शायद भट्टू दोबारा फिर नया हल्का अपनी पहचान बना के नया हल्का बन जाए, ये काफी अंदाजा मेरा भी है। ये तो आगे हल्कों की बात है, कौन सा रिजर्व रहेगा कौन सा जनरल रहेगा, भाई ये तो सरकार ने तय करना होता है। एक बार पहले वक्त आता ओम प्रकाश जी के वक्त तय हुआ था, अब नई सरकार, अब सैनी साहब मुख्यमंत्री, इन्हीं के टर्म में होगा। तो वो तो बात की बातें हैं कि कौन सा रिजर्व रहेगा कौन सा जनरल रहेगा, भट्टू बनेगा कि नहीं बनेगा और बनेगा, पर नए हल्के बनेंगे। आज पहली बार गांव में आया हूं, मतलब एक लंबे समय के बाद। 72 से 70 बहुत आया, 77 से 82 बहुत आया। फिर वो भट्टू में होते थे, थोड़ा सा संपत सिंह के खिलाफ नहीं हूं, पर बच्चा थोड़ा बता दूं जानकारी के लिए। वो गांधी दिलीप हुआ करते थे भट्टू से, जो साहब पे आए, बोले बोल वही गांधी, बोले भाई छोड़ने लगा दे संपत ने पिए राष्ट्र तुम्हारा होकलियो वरना ठावा देखो ठीक हमारे ठिकाना हो रहा है। तो भाई संपत ने होकलियो वरना लगाया, और संपत ने भी मंत्री बना दिया, जब सब बहुत लंबे समय चला दिया। अब कई जगह घूम गाम गया, फिर कभी संपत फिर उठो इन्हें आ गया। तो मेरा कहने का मतलब कि और मेले बने, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं, पर ये हल्का बहुत बहादुर हल्का रहा है, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत इस हल्के से बनी है। भाई इस हल्के का अपना एक गौरव था, पूरे इतिहास में ये था। लोग कहते थे भट्टू वाले आ गए, ये वक्त भी था। जब देवलाल प्रधानमंत्री बने तब भी भट्टू का दबदबा था, और भाई 87 में बने तब भी चौसाब का दबदबा था। तो ये तो आगे समय की बातें हैं। मैं एक ही विश्वास देके जा रहा हूं कि भाई आप में आया, इतनी बड़ी हाजिरी, इतनी देर तक जैसे मैं सुन रहा था गांव में शादियां तो बहुत, मैं भी शादी में जाऊंगा शाम को, 20 तारीख तक बहुत शादियां हैं, घर में कई सिरदौन है, कई और प्रोग्राम है, 3-4 बताए कि डेथ हो रही है वो भी है। तो आदमी को अपनी व्यवस्था है, जिसके घर आए उन्हें भी वहां बैठना पड़ता है। इन सब के बावजूद इतनी बड़ी हाजिरी को मैं सलाम करता हूँ। इन बच्चों ने, राजेश सरपंच ने, इन्होंने सबने भाग के
जितनी टीम है इस सब ने जो मेहनत करी, भाई मैं एक ही कहता हूं कि जिसपे बहुत बढ़िया कार्यकर्ताओं का संगठन हो और उसको ठीक नेतृत्व मिल जाए तो उससे ज्यादा बढ़िया आप और हमारे लिए कोई खुशकिस्मती की बात नहीं हो सकती। मैं जिंदगी में एक निभाया है। चौ साहब कहा करते थे, बोले भाई एक सुन लो, बोले देखियो मेरा नाम ना खराब करना, 7 पीढ़ी तक लोग देंगे। भाई सारे बैठे हो, कभी ये इल्जाम रणजीत सिंह पे नहीं आया कि किसी से 2 पैसे ले दियो, कभी किसी से बदतमीजी करी हो, ये भी नहीं आया। जैसा आपने दिया वैसा आपको इज्जत करके वैसे आपका जी छोटा बड़ा जो मैं कह रहा हूँ उसी हिसाब से आपके बीच रहा। और भाई मैं तो आगे भी इस हल्के के हरियाणा के कभी हम भूल ही नहीं सकते, सदा तक कर्जदार है कि आपने चौधरीलाल जैसे शख्सियत को कहां तक पहुंचाया और आज भी उसके नाम से हमें इज्जत मिल रही है। मैं मेरी माताओं का, बहनों का, आपका, जिन बच्चों ने सारा प्रोग्राम करा, सारे मीडिया साथियों का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आज के